पॉलिटिकल सिस्टम में रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असेंबली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे और हमारी असेंबली भी पूरा। हमने आर्टिकल 51 दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये कोई कदगन नहीं लगाई आइन में कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो। दूसरी बहस ये की गई सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी। कहाँ कदगन है कानून में कि आप दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। अगर ये गैर कानूनी गबन हो गया, हमारी सीटें छीन के PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक अनहोनी बात है कि अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आजाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफे फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व्ड सीट्स का मामला है। काफ़ी दिनों से इस पे बहस चल रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी जारी हैं। वहाँ मामला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, मगर उसमें जैसे ही समाअत का फैसला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUIFA और MQM भी फरीक बन गई है। कल सुबह इजलास होगा नेशनल असेंबली का, मगर जो समाअत हुई उसके बाद फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज कर लिया और अभी तक मालूम नहीं है कि वो किस तरफ ये फैसला जाएगा। ये जो समाअत हुई तो इसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लिखा हुआ एक जो खत है वो पेश कर दिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अली जफर साहब, उनको वो दिखाया और साथ में ये भी कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही सीट्स नहीं चाहती तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। अली जफर साहब ने कहा कि उनको इस खत के हवाले से कोई जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं है और ना उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस हवाले से कुछ बताया था। इसके अलावा बाकी जमातों के जो वकला थे उन्होंने भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स दी। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही होती है तो उसी की एक जो प्रायोरिटी लिस्ट जिसको हम कहते हैं वो होना लाजमी होती है और अगर अवाम ने किसी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया हो, मुस्तरद कर दिया हो, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को किया है क्योंकि उनकी तो कोई सीट ही नहीं थी, उन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो फिर मखसूस नशिस्तें कहाँ से आएंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब वो JUIFA को आज रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने भी उन्हीं तकरीबन कवानीन का सेक्शंस का हवाला दिया जैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट शिक 104 है और रूल 92 है उसको देखना चाहिए। और इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी थी और जब जमा ही नहीं हुई लिस्ट तो अब वो कैसे सीट्स मांग सकते हैं। फरोग नसीम साहब भी बोले सब जमातों का अब मौक़िफ़ जो है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ना तो कोई लिस्ट थी ना उन्होंने जमा करवाई थी, तो इसलिए अब उनको नशिस्तें जो हैं ये मिल नहीं सकती। ये अब इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं केसेस में, और हमें ज्वाइन किया है कुंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, खत एक सामने आया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है कि हमने कोई खवातीन सीट्स नहीं ली। सर, तो अब इसके बाद तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ है, कोई देयर इज नो रूम लेफ्ट। जो वो खत है उसके मैंने उसको पढ़ा है, उसके मंदरजात के मुताबिक वो सेक्शन 206 की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसका जवाब वो लगता है, और उसमें ये सेक्शन 206 क्या है इलेक्शन एक्ट। मैं आपको एक क्विकली बैकग्राउंड देता हूँ कि जो रिजर्व सीट्स हैं, विमेन रिजर्व सीट्स, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में। पहले ये आईने पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी और ये एलोकेशन होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। जितनी कोई सीट लेता है कोई पार्टी तो वो उसको जो है वो वुमेन सीट्स मिलती हैं, रिजर्व सीट्स मिलती हैं। ये इस बार जो ये सूरत हाल है
ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इलेक्शन 2024 जो है ये शुरू से अब तक जो है इट्स मार्ड बाय इलीगलिटीज, मार्ड बाय द धांधली और जो भी है सिलसिला। लेकिन ये सिचुएशन जो है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो रिजर्व सीट्स रखी गई, पहली दफ़ा ये हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के ज़रिए, जिसको मैं बिल्कुल ही सही फैसला नहीं समझता हूँ अपनी दानिश में, उसके ज़रिए उनसे निशान ले लिया जी। तो उनके जो लोग हैं वो 2024 में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट हो गए। अब इलेक्ट हो गए तो आज़ाद लोगों को क्योंकि उनको कोई पार्टी नहीं कंसिडर किया जाता, तो उन्होंने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी। तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये फैसला किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें वो जम हो गए। अब जो इलेक्शन एक्ट है, जो कि पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो, नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो, रिजर्व सीट्स के हो, लोकल बॉडीज का हमें बताएं ना। हाँ, उसमें जो 2 शिकें हैं उसमें भी ये पहले 1976 का लॉ था, उसको रिपील करके ये लॉ लाया गया। उसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2-4 शिकें रखी गई, उसमें एक शिक जो है 206 की, वो ये कहती है कि आप अपनी टोटल एलोकेशन ऑफ टिकट्स जो हैं उसमें 5% कोटा खातीन का रखेंगे, और अगर वो नहीं रखेंगे तो आप ये डायरेक्टली है, और वो उसमें आपने जब टिकट एलोकेट करने हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आपका इंतखाबी निशान जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। तो सुन्नी तहरीक ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि हमने क्योंकि अपने निशान के ऊपर किसी को खड़ा नहीं किया, लिहाजा हम वो लिस्ट जो है इसलिए नहीं फराहम की। ये जो रिजर्व सीट है, ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये दफ़ा 104 के तहत होती हैं, इलेक्शन एक्ट की दफ़ा के सेक्शन 104 के तहत। अब सूरत हाल ये है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास पहले तो कोई नशिस्त नहीं थी, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद उसमें बहुत ज़्यादा आज़ाद लोग शामिल हो गए। अब इसमें आइन और कानून में ये एक नई सिचुएशन अराइज हुई है जो उस वक्त फ्रेमर्स ऑफ लेजिस्लेशन ने नहीं देखा, कानून बनाने वालों ने नहीं देखा कि उस वक्त क्या होगा। तो सेक्शन 104 की झैली दफ़ा 4 है, जिसमें ये लिखा गया है 1044 में कि एक पार्टी की जब लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है तो देन उनको जो है वो नई लिस्ट देने का मौका मिलता है, और उसमें वो अपनी नई प्रायोरिटी भी दे सकते हैं नए मेंबर्स। तो जो पीटीआई के या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं कि 0 फिगर जो है वो भी कंसिडर किया जाए और लिस्ट एग्जॉस्ट समझी जाए और हमें मौका दिया जाए, क्योंकि आइन के तहत जो आर्टिकल 51 के तहत ये हक तो है। बिल्कुल सर, इफ यू अलाउ मी, कुंवर दिलशाद साहब, सर आपने फैसल चौधरी साहब की बात सुनी जो वो खत के हवाले से कह रहे हैं कि ये जो खत है ये डायरेक्टली इलेक्टेड सीट से इसका ताल्लुक है, ये रिजर्व्ड सीट्स के बारे में तो खत लिखा ही नहीं गया। नहीं, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैंने भी ये खत का मतलब पढ़ा है। उस खत में उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि सेक्शन 204 के तहत हर पार्टी के लिए लाजमी होता है कि वो इंतखाबात में ख्वातीन का 5% कोटे के मुताबिक उनको टिकट दिए जाए, तो उन्होंने उसकी वजहात की है। ये मैंने भी जब अगर आप मुझसे डायरेक्ट सवाल करते तो मैंने उसका यही जवाब दे रहा था जो फैसल चौधरी साहब ने दिया। इस खत का रिजर्व सीट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर फिर ये क्या हम माफ करिएगा सर आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो क्या आपके ख्याल में फिर ये गलत रिपोर्टिंग हुई है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये खत अली जफर साहब को दिखाया और कहा कि इनको तो सीट्स ही नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे तक तो सर मीडिया रिपोर्ट से ये इत्तलात पहुंची है। नहीं, उस खत का मतलब जो समझने पहली बात ये थी कि जब पूछा ही नहीं गया था, अगर उसकी बहस के दौरान पूछते तो फिर ये अपना हमाद रजा साहब का जवाब दे देते। खत का लिखने के जवाब नहीं था, बिला वजह ये खत लिख दिया उन्होंने। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एतराज लगाता या ऑब्जेक्शन लगाता तो उसका जवाब दे देते। तो ये खत बिला वजह था और सही टाइम पे खत नहीं किया, उसके गलत मसला जो है इंटरप्रिटेशन हो गई। अब असल मसला ये है कि सबसे बड़ी बात कि ये ठीक है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, उनके लीडर ने भी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक पार्टी रजिस्टर्ड है 10-12 साल से, यानी 2002 से रजिस्टर्ड है वो। तो इन हालात को देखते हुए उनके पास इंटर पार्टी इलेक्शन भी हुए हैं, उनके पास बाकायदा निशान भी मौजूद है। अब अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान की तादाद इतनी बड़ी तादाद है, तकरीबन 85-90 के करीब, अगर वो उसमें शामिल हो गई है आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की रोशनी में, तो इस पर आप इनका मसला नया मसला पैदा हो गया। उन्होंने कहा हमारी ख्वातीन के, हमें तो पता ही, हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, तो हमने कैसे सीट अपने रिजर्व सीट के लिए अप्लाई करते। अब चूंकि रिजर्व सीट का लिए मसला पैदा हो गया कि हमारे पास कानून में बाकायदा रवायत नहीं कि माजी के फैसले मौजूद हैं
2019 में सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 3 नशिस्तें दे दी थी इसी हालात के मुताबिक देखते हुए। तो इसी तरह जो हमारा सेक्शन 104 है, उसके सेक्शन 2, 3, 4 वो उसकी भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी एक नई पार्टी में अब हमायत याफ्ता अरकान शामिल हो गए, अब इनकी नशिस्तों का सवाल का मसला पैदा हो गया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इतनी देर ताखिर नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी बना पर वो कौमी असम्बली का जो है कल इजलास हो रहा उसको वो मतराजा बन गया। ये सारे मामला को इलेक्शन कमीशन को चंद घंटों में फैसला करना चाहिए था, इसमें कोई देर की बात ही नहीं थी। जहां तक बाकी 3-4 जमातों ने जो तो एतराज किया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो दुरुस्त नहीं है। वो उनका अपना मामला है, पार्टी में जाएं, कैसे करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, जैसे करें। अब 3 बड़ी पार्टी पार्लियामानी पार्टी का इसको फरीक बनना, कुंवर साहब, तो फिर यहाँ सवाल तो सर बनता है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको मौका क्यों दिया इस केस का हिस्सा बनने के लिए? नहीं, ये तो मैं ज़ाहिर है कि मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं चीफ इलेक्शन साहब के साथ, तो मुझे तो इस मामले में इंटरेक्शन नहीं हो सका कुछ चंद महीनों से, लेकिन बहरहाल मुझे हैरानगी हुई है कि ऐसी बिला वजह जो है कि इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले ठीक था, वो फैसला दुरुस्त था, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो ठीक गए। इस लिहाज से पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन पाकिस्तान रिट को चैलेंज कर दिया था, वो ठीक। अब जहां तक एक पार्टी बन गई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उसमें तमाम हमायत याफ्ता शामिल हो गए आर्टिकल 51 के तहत, तो अब उनको बाकायदा रिजर्व सीट देने के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला दे सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात ये 20-22 सीटें हैं, अगर मिल भी जाती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को, तो उससे कोई हुकूमत साजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तो पूरी मेजॉरिटी बन चुकी है, बड़ी हाई मेजॉरिटी है। कुंवर साहब, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट, मुझे एक ब्रेक लेना है। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब से और कुंवर दिलशाद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट से एक ऐसा मामला जो काफ़ी अरसे से जो है हम कह सकते हैं किसी इख्तिताम पर नहीं पहुंचा। चौधरी साहब, आपने सुनी, कुंवर दिलशाद साहब भी आपकी बात से इत्तफाक कर रहे हैं। इनफैक्ट कल अहमद बिलाल महबूब साहब से भी हमने गुफ्तगू की, वो भी मोरलेस यही बात करें कि ये सीट्स दे देनी चाहिए। सर, अगर अब आप जैसे लीगल एक्सपर्ट्स, कुंवर दिलशाद साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, ये सब लोगों का एक ही ख्याल है, तो सर फिर मेरा सवाल ये उठता है कि फिर जो प्रेसिडेंट साहब या सदर साहब ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो तो फिर आगे जाके एक लीगल चैलेंज बन सकेगा कि पार्लियामेंट मुकम्मल है भी कि नहीं। कल जो उसकी वो हो रही है इन द सेंस कि वो इसीलिए कह रहे थे कि आप बुलाए नहीं सेशन, पहले इस मामले को हल कर ले। तो अगर आप सबका एक व्यू है और अगर ईसीपी का फैसला भी इसी हवाले से आ जाता है, तो जस्ट प्रोजेक्टिंग अ बिट, क्या फिर ये जो हमने सारी असेंबलीज का सेशन बुलाया है, नेशनल असेंबली का कल सेशन है, हो सकता है कि इनकी प्रोसीडिंग्स चैलेंज हो जाए कुछ दिनों के बाद कि एक नामुकम्मल जो असेंबली थी उधर इलेक्शंस भी हो गए, कार्रवाई भी हो गई? देखिए, आइन के मुताबिक जो है, मैं समझता हूँ कि जो सदर पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन है कि हाउस मुकम्मल नहीं है, उसकी हद तक तो वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक बात बिल्कुल, ये 91 सब आर्टिकल 2 में ये भी लिखा हुआ है कि असेंबली शेल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। अब उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, और ये जो सेक्शन 91 है, इट हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन आर्टिकल 54, क्योंकि जो तमाम आइन पाकिस्तान की दफात हैं, कानूनी जो प्रिंसिपल या तकाजा ये है कि उनकी जो इंटरप्रिटेशन या तशरीह है वो की जाए इक्वली, उस पर आप किसी को प्रेसिडेंट हासिल नहीं है। तो अगर 91(2) है तो 54 भी है। 54 में सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो असेंबली का इजलास बुलाए, स्पीकर साहब को या किसी भी मिनिस्ट्री को ये ऑटोमेटिकली ये इख्तियार हासिल नहीं। अच्छा, तो आप तो एक नया लीगल पॉइंट उठा रहे हैं। अब इशू ये है कि अगर ऐसा इजलास जो बुलाया जाता है जो कि अथॉरिटी नहीं थी जिसमें, और उसने इजलास बुला लिया, तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इन बुनियाद पे तो चैलेंज की जा सकती हैं, क्योंकि बुनियाद ही गलत है, लिहाजा वो सेशन गलत हुआ था।
तो उसको चैलेंज तो किया जा सकता है, और चैलेंज ये मैं समझता हूँ कि अगर ये होगा तो ये काफ़ी तगड़ा चैलेंज होगा, और इसमें जो काफ़ी लाज़मात हैं, काफ़ी वजूहात हैं आइन और कानून की बुनियाद पे ऊपर। क्योंकि देखिए जैसे अभी कोर्ट साहब ने फरमाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दी थी ECP की, तो ये जो कल का इजलास बुलाया कि मिनिस्ट्री ने जो सदर का ऑफिस है उसको डिमीन किया है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, उनकी एक सेंटिटी है उस ऑफिस की। देखिए शख्सियात को मद्देनजर रख के जब ये फैसले किए जाते हैं तो फिर इस किस्म की कबाहतें आती हैं। सही इशू ये है कि आप आइन के मुताबिक चलें, एक 2 दिन सेशन लेट हो जाए, और इलेक्शन कमीशन को तो आज रात फैसला दे देना चाहिए, तो सुबह सदर साहब को अगर वो हाउस मुकम्मल हो जाती है तो सदर साहब सुबह इलेक्शन आपके ख्याल कुंवर साहब सर आपके पास भी यही इशू, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि शायद मसला जो होगा वो यही होगा कि मुकम्मल नहीं है हाउस, इतनी ज्यादा रिजर्व्ड सीट्स खाली हैं, बट चौधरी साहब तो बिल्कुल दूसरा एक पॉइंट उठा रहे हैं। सर आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? चौधरी फैज साहब बड़े पाकिस्तान के कानून बड़े आईनी माहिरीन भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इंतहाई मौजूद वकील भी हैं, लेकिन मैं तो अपने उस पॉइंट पे जाऊंगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल सदर साहब का जो समरी गई उन्होंने उस पर एतराज लगाया, तो मुझे तो बड़ी हैरानगी की बात है जो हमारा आइन का आर्टिकल 91 सब सेक्शन 2 जो है उसमें तो लिखा हुआ है सदर पाकिस्तान इजलास तलब करेंगे 21 रोज के अंदर अंदर, उसमें स्पीकर का जिक्र ही नहीं है। पूरे आइन के आर्टिकल पढ़ लें उसमें कहीं स्पीकर का जिक्र ही नहीं है, उसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान ही है। अब जो कौमी असम्बली ने जो बाकायदा इलामिया जारी किया उसमें कहा स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया है आइन के आर्टिकल 92 के तहत 91 सब सेक्शन 2, तो सब सेक्शन 2 में प्रेसिडेंट पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये एक बड़ा एक सवालिया निशान बन जाएगा अगर कल को कोई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई जाता है इस चैलेंज करता है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, कभी इजलास हो गया, हलफ उठा लिया गया, गवर्नमेंट बन गई है, अब हमारे पास क्या लेने देने आए हैं। लेकिन बहरहाल इस आइन की इंटरप्रिटेशन किसी मौके पर हो जानी चाहिए थी, लेकिन सदर मुमलकत ने भी जो भी किया, ज़ाहिर है वफाक की अलामत है, वो सुप्रीम कमांडर हैं, तो उन्होंने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा, तो उस पर हमारी सियासी जमातों ने जवाब देते वक्त बड़े एहतियात का दामन रखना चाहिए था। ये कहना कि आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये बात दुरुस्त नहीं होती। आप आर्टिकल 6 को मजाक न समझें कि हर मामले में आप आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं, तो ये बात सियासतदानों ने भी सदर मुमलकत पर जो तनकीद की वो दुरुस्त नहीं थी। आर्टिकल 6 लगना इतना आसान काम नहीं होता, तो ये सारी बात आपके सामने नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में पाकिस्तान ने भी कल फैसला कर देना है। मुझे नजर आ रहा है इतने दिन लगाए हैं, 6-7 दिन 8 दिन, तो कोई ना कोई इलेक्शन में पाकिस्तान भी आईनी रास्ता निकालेगा, कानूनी आईनी तो नहीं होगा, आईनी कानूनी रास्ता निकालेगा ताकि मुल्क के अंदर बुहान ना पैदा हो और बड़े आराम के साथ जो है पावर तकसीम हो रही है, पावर दी जा रही है कौमी असम्बली में, तो तमाम प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन हो जाएगा, सदर का भी इलेक्शन होना है, सेनेट का भी इलेक्शन होना है, तो उसमें कोई ज्यादा कोई जो गहमा गहमी ना हो, इंतशार ना हो, खदशार ना हो। लेकिन हमारी 3 सियासी पार्टियों ने फरीक नहीं बनना चाहिए था। उन्हें पता है कि इन्होंने कौमी असम्बली में बैठना है, अपोजिशन इन्हीं का होगा, तो ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का। वहाँ भी आज इजलास हुआ और जो सब इलेक्ट हुए थे मेंबर्स, उन्होंने आज ओथ लिया है। स्टे विद अस। के दिल से हक उठाता हूँ, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, जिसका आज सेशन बुलाया गया और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने आज हल्फ भी लिया। बदनज़मी देखी गई। अब ऑब्वियसली स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन और उसके बाद चीफ मिनिस्टर, ये भी हम खैबर पख्तूनख्वा में सारा प्रोसेस देखेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है अरशद अजीज मलिक साहब ने, रेजिडेंट एडिटर हैं जंग अखबार पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी झगड़ा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर, काफी आज बदनज़मी रही और एक खातून मेंबर जो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक था, उनके ऊपर सुने लोटे शोटे भी फेंके गए हैं गैलरी से।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कुछ ज्यादा एक्साइट हो गए, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या हुआ? मैंने आरिफा खुद तो नहीं देखा, कुछ मीटिंग्स थी यहाँ पे, मैं उमर अयूब साहब के पास गया था, थोड़ा बहुत सुना है। मैं आपको 2-3 चीजें जो है वो कह सकता हूँ। पहली चीज ये कि तारीखी दिन है। तारीखी दिन इस हिसाब से है कि तारीखी रिगिंग के बावजूद, और रिगिंग किसके खिलाफ हुई? पीटीआई के खिलाफ हुई। पीटीआई को इतना भारी मैंडेट मिला कि वो तारीख में किसी को नहीं मिला केपी में, और मुश्किल है कि दोबारा इस लेवल का मैंडेट किसी को मिल भी जाए। 115 में 93 सीटें, इसके बावजूद कि पेशावर की 8 सीटें चोरी हुई है, शांगला में सीट चोरी हुई है, बनू में सीट चोरी हुई है। मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक पीटीआई के 105 से 110 लोग एक्चुअली जीते। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये अफसोस जरूर हुआ, और ये आप जरूर अरशद साहब से भी पूछ लें कि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं असेंबली में जो कि असेंबली के मेंबर्स तो छोड़े, उनकी जमानतें भी जब्त होनी चाहिए। पेशावर के कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। मुझे अभी पूरा टाइम नहीं मिला लोगों के इलेक्शन रिजल्ट्स देखने का, लेकिन एक हमारी कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि इलेक्शंस उस पे रिजल्ट आए जो 5 बजे तक वोट अवाम डाले। 5 बजे के बाद कौन कितनी बोली लगाए, इस पे रिजल्ट नहीं आने चाहिए। और अगर कोई बदनज़मी हुई है, मेरे ख्याल में सोबिया शाहिद के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जरूर है कि देखें, एक चीज जो है वो हम अगर देखें, ये देखें कितना सप्रेस किया गया पीटीआई को, कितना जो है वो कोशिश की गई कि ठीक सर, अगर आप मुझे इजाजत दें, विल कम बैक टू दिस पॉइंट। मैं अरशद साहब को भी अगर गुफ्तगू में शामिल करूं। अरशद साहब, आपने तैमूर साहब की बात तो सुनी, एक तो ऑब्वियसली जो एलिगेशंस हैं रिगिंग की, उस पर भी करेंगे बात, बट सर ऑब्वियसली अब चीफ मिनिस्टर तो हमारे सामने है, खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब। आई डोंट थिंक के कोई बहुत इबाम है कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। कोई कैबिनेट के हवाले से इतलात आ रही हैं सर आपके पास? ये झगड़ा साहब भी उसमें शामिल होंगे कि नहीं एज एडवाइजर? खुद तो ये बताएंगे नहीं, मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। झगड़ा साहब लाइन पे है, चाहिए कि झगड़ा साहब खुद बताएं। वो तो सर उनसे भी पूछती हूँ, पहले आपसे पूछ लेती हूँ ना, ताकि खबर हो तो वो उसको डिनाई या कंफर्म करे ना। एक तो ये है ना कि आज जो इजलास हुआ ना, मीडिया, आप यकीन करें कवरेज इंतहाई मुश्किल हो गई, और वहाँ पे इतनी मखलूक आ गई, और फैसला ये हुआ था कि हर एमपीए को कहा जाएगा कि वो 2-2 अपने साथ मेहमान ले आए। अब यकीन करें कि वहाँ ऐसी हालत थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। इतनी बदनज़मी कभी हम नहीं देखी। ठीक है, मतलब है कि एक एमपीए आ रहा है, साथ 2-3 लोग ले आए, लेकिन वहाँ दर्जनों के हिसाब से लोग आए, रकम फेल थी, बाहर का गेट टूट गया, अंदर फिर लोग घुस गए, आखिर में जो हाल था उसके अंदर लोग घुस गए, उस हाल में लोग बैठ के जाके हाल से फिर लोगों को निकाला, तो बाहर जगह कोई नहीं, ना अंदर जगह ना बाहर जगह। तो अजीब ही सूरत हाल थी, तल्ख कलामी, बदनज़मी। तो ठीक है, खुशी होती है, लेकिन खुशी का कोई तरीकाकार भी होना चाहिए। इतनी ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती। बहरहाल ये था कि आज का सेशन अच्छा गया, कोई तकरीबन 116 लोगों ने हल्फ ले लिया है, और 2 लोग नहीं आ सके, उनका भी मेरा ख्याल नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो वो लोग नहीं थे। बाकी अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो है ना वो कल हो रही है वहाँ पे सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट तब्दील किया है, क्योंकि पहले इतलात ये थी कि असद कैसर साहब के भाई आकिबुल्लाह साहब होंगे, अब बाबर सलीम साहब का नाम आ रहा है। हाँ, वही मैं बता रहा था कि वो चूंकि इन्होंने पहले ऐलान कर दिया हुआ था, काफी दिन कबल ऐलान किया था कि असद कैसर साहब के भाई होंगे, लेकिन कोई इतना प्रेशर आ रहा था कि फिर वो इन्होंने बाबर सलीम साहब को दे दिया है। तो यूं महसूस होता है कि जो हजारा का ग्रुप है उसने काफी कोशिश की है कि किस तरीके से इसको ले लिया जाए, और वो कामयाब हुए। और रात को ही जो है ना अनाउंस इन्होंने किया कि जी बाबर सलीम जो है वो वहां से स्पीकर के लिए होंगे। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल हैं, वो स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जाहिर है 1 साइडेड होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए बड़ा पॉजिटिव हुआ है कि सुरैया बीबी जो है जनरल नशिस्त जीती है चतराल से, तो वो यहाँ पे पीटीआई पी के अरबाब वसीम है, उनसे उनका मुकाबला होगा, वो भी 1 साइडेड होगा।
तो मेरे ख्याल कल का दिन तो इस तरह ही है, और खुफिया रायशुमारी होगी स्पीकर के लिए, और जबकि जो सीएम का इलेक्शन है उसमें 2 दिनों बाद होगा, तो उसमें जो है वो गैलरीज में जाना होगा मेंबरान को। जहाँ तक कैबिनेट की बात है तो मुख्तलिफ जो लोग हैं ज़ाहिर लॉबिंग भी कर रहे हैं, कोशिश भी हो रही है, और काफी सारे जो चूंकि ये ऐसी असेंबली है कि इसके अंदर तकरीबन कोई 67 लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और कोई 47 है जो पहले भी इलेक्ट हो चुके हैं। तो जो पुराने थे उसमें कुछ लोग पहले भी वजारतों में थे, तो वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें दोबारा एक चांस मिले। इसमें एक इशू आ रहा है कि इनकी मेरी इतलात है, बाकी तैमूर साहब इसको कंफर्म करते हैं, यानी पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि जो लोग जीत के नहीं आए उनको शामिल ना किया जाए, जबकि इनके पास जो एक्सपर्ट लोग हैं जो नहीं जीत सके, जैसे तैमूर साहब हो गए, कामरान हो गए, तो ये लोग अपने उसमें काफी एक्सपर्ट हैं काम के हवाले से। सही। ये एक बहस चल रही है पार्टी के अंदर कि उनको बाहर से शामिल किया जाए या न किया जाए। झगड़ा साहब, ऑब्वियसली आपने अरशद साहब सुनी, कमेंट करिएगा, और सर बताइएगा ये फैसला खातून को आप जो नॉमिनेट किया है चित्राल से, वो भी एक ऐसा इलाका जहाँ से हम अमूमन इस तरह के बहुत कम मेरे ख्याल में एग्जाम्पल्स होंगे, इस पे भी बताइएगा कि ये फैसला जमात का था, इमरान खान साहब का था, कैसे हुआ? पहले एक रिक्वेस्ट है अरशद साहब से, क्लैरिफाई करें कि वो अपनी स्टेटमेंट ठीक कर दें। उनके ख्याल में मैं इलेक्शन नहीं जीता या फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नहीं जीता। मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट को इस पे पोजीशन लेनी पड़ेगी जिनको हकीकत पता। आपको तो पता है मेरी पोजीशन का, आपको हराया गया, हमने तो बार बार कहा है, मैंने तो सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है, तो आप टारगेट किए गए, आपको तो हरा दिया गया, चूंकि आपने सीएम बनना था आपको बाहर कर दिया गया। ये मेरी स्टेटमेंट है ऑफिशियल। चले झगड़ा साहब, हैप्पी? नहीं, मैं आप ये नहीं कह सकते कि किसी मेरे ख्याल में कि लोग इस पे क्लियर कर दें कि मेरे ख्याल में जिन अफसरों ने ये किया है या जो जिनके जेर निगरानी ये हुआ, ये नहीं हो सकता कि वो ऐसे जो है वो बेशर्मी के साथ कंटिन्यू करें। मैं आपके सवालात पे आता हूं। जो सुरैया बीबी का मेरे ख्याल में जो उनकी नॉमिनेशन है, मेरे ख्याल में वो इंतहाई पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है, क्योंकि खैबर एक वैसे ही हमारा एक मेल डोमिनेटेड कल्चर है, वो खैबर पख्तूनख्वा में और भी ज्यादा है। जनरल इलेक्शन जीत के आई है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ये सही सिग्नल जो है वो भेजता है। जो स्पीकर के चेंज करने की बात आई है, आकिबुल्ला साहब भी बड़े अच्छे हमारे एमपीए रहे हैं, और बाबर सलीम स्वाति साहब भी रहे। ये एक बात होनी नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी में होती रहती है कि एक कैंडिडेट बदला दूसरा आया, इससे जो है वो ना सही तासुर जाता है, और हाल में वो डिसीजंस जो है वो रहने चाहिए। एक मुश्किल मरहला है जहां पे खान साहब ऑब्वियसली अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं, उनके पास लोग जाते हैं आते हैं, और ये प्रोसेस हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अब देखें, एक बंदे को एक सीट मिली और फिर उनसे ली गई, उनको लोग मुबारकियां देते हैं, और दोनों जो है वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और बड़े केपेबल हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हजारा के ग्रुप का जो है वो इन्फ्लुएंस था, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। जो आपने मेरे बारे में भी सुना, मुझे खान साहब ने कहा, और मैं अपने बारे में भी बस आपको इतना, नॉर्मली मैं ये बात नहीं करता, मुझे बल्कि हैरत हुई कि मैंने बाहर बात नहीं की, उमर अयूब साहब ने नहीं की, वो पहले से बाहर बात पहुंच चुकी थी। शायद खान साहब ने सुबह औरों को भी कहा था, लेकिन ये बड़ा क्लियर हो, ये कैबिनेट के रोल्स छोटे रोल्स हैं, और मैं जाके अली अमीन खान से खुद कहूंगा कि मैं रोल तभी लूंगा जब उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस है और मैं काम कर सकूंगा। अगर अली अमीन खान के ख्याल में, क्योंकि उन्होंने सूबा चलाना, मेरे से बेहतर उनके पास कोई है, मेरी सारी सपोर्ट उनके पास होगी। मेरे माशाल्लाह जो है वो कैबिनेट से बाहर भी झगड़ा साहब माफ करिएगा, सपोर्ट कर सकते हैं जी। अब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब ने आपका नाम सजेस्ट किया है या नॉमिनेट किया है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर?
और ये बात बाहर आ गई है, मगर आप चाहते हैं कि आप गंडापुर साहब से पूछें और पहले आप उनसे उनका व्यू इस सारे मामले पे ले। इज दैट व्हाट? नहीं, मैं उनको ऑफर जरूर करूंगा। जैसे मेरे ख्याल में मेरे लिए ये भी बहुत है कि खान साहब ने कहा, एक देखिए, एक चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होती है। ये मेरे ख्याल में मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गंडापुर साहब को ऑफर करूं कि अगर उनके ख्याल में मेरे से बेहतर उनके पास कोई कैंडिडेट है तो मैं खान साहब को खुद जो है वो कह दूंगा कि जी मैं इनफॉर्मली भी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मेरे ख्याल में जो उन्होंने इतनी इज्जत दी ये बहुत है, और इज्जत देने लेने वाला अल्लाह ताला ही होता है। देखें, मेरे ख्याल में पूरे पेशावर को पता है कि सिर्फ मैंने नहीं, 9 पेशावर के सीट्स पे 9 हमारे कैंडिडेट्स ने जो है वो जीतेंगे। तो ये भी डिस्कशन, अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे ऑब्वियसली पता था कि खान साहब की मेरे परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन देखें ये बात करना कि वो इलेक्ट नहीं हुए, ये सारे इलेक्ट हुए, और इस पे ये प्रिंसिपल स्टांस इसलिए लेंगे कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में बेशक ऑपोजिशन की किसी भी पार्टी के लोग आए, लेकिन पैसे दे के या ऑन द बैक ऑफ समवन आए। बिल्कुल ठीक। अरशद साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, खास वेरी क्विकली सर, ये बताइएगा कि JUIFA ने पार्लियामेंट में बैठने से भी इनकार कर दिया है या सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे? यू हैव 1 मिनट सर। नहीं, वो तो देखे ना, असेंबली में तो बैठेंगे ना, KP असेंबली में भी बैठे, आज उन्होंने हालत तो ले लिया है ना यहाँ पे भी। तो मरकज का मुझे नहीं इल्म, लेकिन यहाँ पे जो JUI के 9 अरकान थे वो आज आए थे, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के भी 9 अरकान थे, पीपल्स पार्टी के 5 थे, तो तकरीबन सारी जुमातें, NP का भी एक मेंबर था, सबने हल्फ उठा लिया। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे कोई हल्फ नहीं उठाएगा। अलबत्ता ठीक है, उनका एक स्टांस है और वो समझते हैं धांधली हुई है। धांधली अगर दूसरी जगह पे हुई है, पेशावर में उन्होंने मुजाहरा करना है या कराची में करना है, तो ये तो उनकी पार्टी का अपना फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।